वेरी गुड मॉर्निंग। चले, तो हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करें उसके पहले हम क्या करते हैं साहब, पीडीआर। पीडीआर स्टैंड्स फॉर, पीडीआर मतलब प्रीवियस डे रिवीजन। पहले सबसे पहले हम करेंगे भाई जो हमने कल बात करी थी, कल के पिछले लेक्चर में हमने जो बात करी थी, पहले हम वो बात करेंगे और फिर हम चालू करेंगे आज का कॉन्सेप्ट। चले, तो कल अपन ने बात करी थी दो चीजों की, स्पेशली सबसे पहला था कॉन्सेप्ट क्यूआईबी की डेफिनेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूआईबी की डेफिनेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है साहब, क्यूआईबी की डेफिनेशन दी गई है रेगुलेशन 2(1)(s) में, और ये है आपका आईसीडीआर रेगुलेशन। पूरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। राइट, हमारे पास जो सुंदर सा प्यारा सा जो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन है उसमें रेगुलेशन में दी गई है। अब इन्होंने क्या बोला, क्यूबीआई में हमने क्यूआईबी में किसको शामिल किया है या कौन कौन शामिल है, तो इन्होंने बोला सब लंबी चौड़ी एक लिस्ट दी गई है कि कौन कौन पर्सन क्यूआईबी में शामिल होता है। कुल मिला के सब क्यूआईबी में यहाँ पर हमने 13 तरीके के पर्सन्स की बात की है, इंस्टीट्यूशंस की बात की है। क्यूआईबी का फुल फॉर्म क्या है यार? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। राइट, चले, तो कौन कौन है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो पहला पॉइंट हमारे पास जो था, पहले पॉइंट में 4 तरीके के पर्सन्स को हमने यहाँ पर शामिल किया था। एक था आपका म्यूचुअल फंड, याद आ रहा है? एक था आपका वेंचर कैपिटल फंड, एक था आपका एआईएफ और एक था फॉरेन वीसीएफ। राइट, फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड। और ये चारों के चार इंटरमीडिएट काइंड ऑफ, ये किसके पास रजिस्टर होंगे यार? सेबी के पास होंगे। चलिए, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में कौन आता है? कलर चेंज करते चले, आपको अच्छा लगेगा। सब एफपीआई भी किसका पार्ट होता है यार? क्यूआईबी का। और एफपीआई की डेफिनेशन भी हमने बात करी थी, बट एफपीआई में इन्होंने बोला था सब अदर देन, किस किस को छोड़कर? 3 तरह के पर्सन्स को छोड़कर। याद रखना, इंडिविजुअल्स कभी भी क्यूआईबी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, वो क्या कोई इंस्टीट्यूशंस है क्या? ना, कॉर्पोरेट बॉडीज की बात की थी। करेक्ट। और अपन ने क्या बात की थी? फैमिली ऑफिसेस। ये हुआ हमारा सेकंड कैटेगरी का। थर्ड कैटेगरी का क्यूआईबी में और हमने क्या बात करी थी यार? पीएफआई। फोर्थ कैटेगरी के क्यूआईबी में शेड्यूल कमर्शियल बैंक, वो अपन ने बात करी थी। फिफ्थ कैटेगरी वाले में मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, राइट, जो ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं, वो था। फिर सेवेंथ में था एसआईडीसी, फुल फॉर्म याद है ना? स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अरे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। आठवें नंबर पे था इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, ये इंश्योरेंस कंपनी किसके पास रजिस्टर्ड होती हैं? आईआरडीए के पास, बराबर है। फिर हमारे पास 2 पॉइंट थे और बहुत सिंपल पॉइंट थे। एक मिनट, भूल गए क्या? हाँ करेक्ट, ये हमारा पॉइंट नंबर है 6th और ये हमारा पॉइंट नंबर होगा 7। फिर होगा पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9। देखो ध्यान से, दोनों एक साथ में, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड।
कॉर्पस कितनी होगी 25 CR और ये फिगर है मिनिमम। इसको अगर हम पूरा लिखना चाहें तो वो लिख लें वरना कंफ्यूजन होगा आपको। प्रोविडेंट फंड और ये वाला पेंशन फंड, राइट। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 9। फिर एक किसने इन्वेस्टमेंट करा है भाई, नेशनल डिफेंस फंड, सॉरी नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, गवर्नमेंट ने बनाया सपोर्ट के लिए, बराबर है। ये हो गया 10वां पॉइंट। 11वां, अब यहां पर दो तरीके के फंड थे, इंश्योरेंस फंड जो बनाया गया है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, आर्मी वालों ने, नेवी का, एयरफोर्स वालों का, याद है। और एक बनाया गया था पोस्ट वालों के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉयज के लिए, ये भी इंश्योरेंस फंड था, करेक्ट। और 13th लास्ट क्या था यार, सिस्टम एनबीएफसीज ने, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज। तो कुल मिलाकर सब क्यूआईबी के लिए हमारे पास ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था जो हमने एक डेफिनेशन बात करी थी। और याद रखना यार ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, राइट। चले फिर आगे हमने क्या बात करी थी यार, सेकंड टॉपिक हमने देखा था सब एफपीआई का, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। एफपीआई में हमने छोटी सी बात की थी कि भाई एफपीआई होते हैं दो कैटेगरी के, एक होता है यार कैटेगरी फर्स्ट और एक होता है कैटेगरी सेकंड। ये आपको याद हो गया। कैटेगरी फर्स्ट में 5 तरीके के आते हैं, 1 2 3, 1 मिनट। कैटेगरी फर्स्ट में 5 तरीके के आते हैं, 1 2 3 4 5 और यहां पर होते हैं आपके 8 तरीके के, करेक्ट। यहां पर होते हैं 8 तरीके, टोटल 13 तरीके के एफपीआई के बारे में बात करी गई है। अब यहां पर हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, सब जो आपका फर्स्ट है यहां पर हमने 4 पॉइंट पढ़े थे। पहला था सेंट्रल बैंक, अरे याद है ना यार, फॉर एग्जाम्पल फेडरल रिजर्व यूएसए वालों का, करेक्ट। ये था आपका फिर था आपका सोवर्जिन वेल्थ फेयर, वेल्थ फंड, फिर था आपका इंटरनेशनल और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, नाटो वगैरह, अरे याद है ना यार, राइट। सोवर्जिन वेल्थ फंड में किया याद था, कतार वालों का, सॉरी कुवैत वालों का आपका, या चाइना वालों का सीआईसी था, राइट। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये बात की थी ना। और चौथा वाला पॉइंट क्या था यार, एंटिटीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अबव, वो भी कितना परसेंट, 75%, राइट। हमने बात की थी सीआईसी, याद रख लो यार, चाइना वालों का या फिर सिंगापुर वालों का टीम शेक होल्डिंग, राइट। ये एग्जाम्पल हमने बात करी थी, सिर्फ और सिर्फ हमने ये कैटेगरी 1 की बात की थी। चले तो हम आज की बात स्टार्ट करें, और अब क्या हमें बात करनी है कि भाई इसमें कैटेगरी 1 एफपीआई में अब हमको बात करनी है पेंशन फंड और यूनिवर्सिटी
फंड की सेकंड वाला कॉन्सेप्ट की भाई की पेंशन फंड क्या होते हैं, यूनिवर्सिटी फंड कौन कौन से होते हैं वो हमें बात करनी है, इंश्योरेंस कंपनी, री इंश्योरेंस एंटिटी, बैंक्स, एएमसी, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ये हमको बात करनी है। थर्ड कैटेगरी ऑफ एफपीआई फॉल्स अंडर द कैटेगरी 1 में, राइट, ये वाली बात करनी है। और एंटिटीज फ्रॉम एफएटीएफ एक्शन लिस्ट के थ्रू हमें यहाँ की बात करनी है। चले स्टार्ट करें यार पेंशन फंड वाला कॉन्सेप्ट। अब तो इन्होंने क्या बोला यार, सेकंड जो इंस्टीट्यूशन होगा किसमें, कैटेगरी 1 एफपीआई में, वो आपको याद रखना है सब, पेंशन फंड और यूनिवर्सिटी फंड, बोले तो पीयू। अब पेंशन फंड, कौन से पेंशन फंड, पेंशन फंड क्या होते हैं, चले हम अपने लाउंज पे। अब पेंशन फंड में क्या होगा यार, वो सब एम्प्लॉइज को पेंशन देने के लिए एक फंड बनाया जाता है। होगा क्या, यहाँ पर हमारे इंडिया में बात करें सब पेंशन फंड है, ऐसे बाहर भी होता है। तो हर एम्प्लॉयर क्या करता है भाई, अपना खुद का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दोनों डिडक्ट करके एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा करा देता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने लेके जमा करा दिया। अच्छा, क्या वो पैसा आपको आज मिलता है क्या, ना, वो पैसा मिलता है सब एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के टाइम पर। एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पर थोड़ी प्रोटेक्शन दी गई है, इस पर्पस के लिए हमने ये फंड का कॉन्स्टिट्यूशन किया है। अब वो जो आपने पैसा रखा है उस फंड में 30 साल के लिए, मान के चले एम्प्लॉय 30 साल तो नौकरी करता ही है, तो भाई जो आपने 30 साल के लिए पूरा का पूरा फंड रखा है, क्या उसकी हम एफडी करेंगे क्या, वो तो एक विकल्प ऑलवेज अवेलेबल है। बट अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पर बताई हैं आपको। जैसे कि याद करो यार, क्यूआईबी की डेफिनेशन में हमने बात करी थी, सब प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड 25 करोड़ का कॉर्पस है, वो लोग क्यूआईबी बोल सकते हैं। क्यूआईबी बोलेंगे मतलब वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, वो रिलायंस की कंपनी के स्टॉक्स परचेज करेंगे, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म 2-5 साल के लिए, सब 10-10 साल के लिए परचेज करते हैं वो। चल आगे, फंड एस्टेब्लिश बाय यूनिवर्सिटीज एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले हम बात करें सब पेंशन फंड की, पेंशन फंड एंड यूनिवर्सिटी फंड क्या होता है। अब पेंशन फंड की बात करें तो भाई पेंशन फंड एक तरीके का इन्वेस्टमेंट पूल है। पूल मतलब जिसमें एम्प्लॉयर का पैसा आता है प्लस जिसमें एम्प्लॉय का पैसा आता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन आता है, एक्यूमुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज से और एम्प्लॉयर से ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ। और वर्किंग लाइफ साहब कितनी होती है साहब, 20 से 30 साल, लंबा चौड़ा ड्यूरेशन होता है। और इसका मेन पर्पस क्या है कि भाई तुझे हम क्या देंगे, रिटायरमेंट इनकम देंगे। जब एम्प्लॉय रिटायर होगा उस टाइम पे आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स देंगे। किस तरीके से काम करता है, इंडिया की बात करें तो आपका फिक्स्ड पोर्शन ऑफ सैलरी का कटता है और इस फंड में जमा होता है हर मंथली। इन्वेस्टमेंट स्टडी, जो भी फंड मैनेजर हैं वो इन्वेस्ट करते हैं दीज कंट्रीब्यूशन मतलब ये जो पेंशन फंड में पड़ा है पैसा, ये वेरियस एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल स्टॉक्स में, बॉन्ड में, रियल एस्टेट में या प्राइवेट इक्विटी में, कि भाई थोड़ा सा हमको ज्यादा रिटर्न मिल पाए। क्योंकि ऑब्वियसली जितना आपने पैसा जमा किया है आपको उतना ही पैसा देना है क्या, ना, आपको तो ज्यादा पैसा देना पड़ता है पे आउट। जैसे ही एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो गया, एम्प्लॉय रिसीव्स अ पेंशन और अ लमसम अमाउंट बेस्ड ऑन द फंड परफॉर्मेंस। अब अच्छा खासा अमाउंट मिलता है एम्प्लॉय को, क्योंकि आपका छोटा छोटा पैसा, सोचो यार 30 साल तक आपका पैसा डिडक्ट होता रहा, वो 30 साल तक पैसा आपका इन्वेस्ट होता रहा। अगर आपने ऐसा 5,000 रुपया भी, आपने 3,000 रुपया भी हर महीने का कंट्रीब्यूशन किया, मल्टीप्लाई कर लो कि कितने ड्यूरेशन में आपका पैसा कितना हो गया। फीचर्स, लॉन्ग टर्म, इनका फोकस शॉर्ट टर्म नहीं होता है, सब लॉन्ग टर्म फोकस होता है। ये बिलीव करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब पेंशन फंड वालों के पास जितना भी पैसा है वो पूरा का पूरा पैसा स्टॉक्स में नहीं लगाते। वो कुछ पैसा स्टॉक्स में लगाएंगे, कुछ पैसा गोल्ड में लगाएंगे, कुछ पैसा रियल एस्टेट्स में लगाएंगे, कुछ पैसा कहीं लगाएंगे। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। चले, they often have highly diversified portfolio to reduce risk.
Social impact. Many pension fund consider socially responsibly investing (SRI) as they are accountable to a large number of contributors. Right? सब ये लोग जो इन्वेस्ट करते हैं इनकी पॉलिसी बड़ी सटीक होती है और ये इनका काम क्या है साहब, आपको सपोर्ट करना है सबको। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल आपको याद रखना है। राइट, एक है काल्पर्स, कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा पेंशन फंड है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। One of the largest pension fund in the United States managing retirement benefits for California public employees. नाम क्या है इसका? काल्पर्स। याद रख लें, एग्जाम में लिख के आए वहां पर सब पेंशन फंड के आगे फॉर एग्जाम्पल काल्पर्स, एग्जामिनर खड़े होकर चरण वंदन के लिए आएगा आगे। सब कनाडा वालों के लिए भी एक पेंशन फंड है, CPPIB manages the pension fund for all the Canadian workers investing in the global assets. अब हमारे इंडिया में क्या है? EPFO, बट याद रखना ये आपका PFI नहीं होगा, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में EPFO है, बट ये दोनों आपके PFI होंगे और ये FPI होंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। राइट, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। EP जो भी इंडिया में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पहले वाले पॉइंट में सेंट्रल बैंक में RBI देखा था, आपको समझाने के लिए था कि भाई सेंट्रल बैंक मतलब व्हाट। इसी तरीके से सब यहाँ पर पेंशन फंड में वर्ड लिखा है EPFO। ये EPFO जो इंडिया में बना है सब, इसको हम FPI नहीं कहेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो आगे। इसी में एक और पॉइंट है सब, हमने बात करी PU, P स्टैंड्स फॉर पेंशन फंड, U स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी फंड। अब यूनिवर्सिटी फंड मतलब एंडोमेंट फंड। एक बार याद रखना यार, यूनिवर्सिटी फंड को हम एंडोमेंट फंड भी बोलते हैं। एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट आ गया व्हाट डू यू मीन बाय द एंडोमेंट फंड, तो टेंशन नहीं लेना है, हमको यूनिवर्सिटी फंड की बात करनी है। कुल मिला के बात करें सब, तो जो भी डोनेशन आया है, जो भी इनके पास दान पुण्य आया है, वो दान पुण्य जो आया है वो वाला को आपको इन्वेस्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी फंड। कहाँ से आया है सब? डिफरेंट सोर्सेज से आया है। बहुत जने दान पुण्य करते रहते हैं तो आपका वो फंड इकट्ठा हो गया, वो इकट्ठा हो गया, उस फंड का करोगे क्या? डेवलपमेंट के लिए लगाना है आपको, बट अभी जो फंड पड़ा है उस पैसे को क्या करोगे? तो भाई उस पैसे को आप करो इन्वेस्ट। Are investment fund set up by universities, colleges, other education institution to support their long term operations. आपने उसको पैसे को इन्वेस्ट करा, दो पैसे मिल गए ज्यादा, सब वो फंड धीरे धीरे बढ़ता रहा और उससे आपने यूनिवर्सिटीज की गतिविधियों में खर्चा करना चालू किया। These funds come from the donation. ये फंड कहाँ से आता है साहब? ये फंड आता है डोनेशन से, या अगर किसी ने कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, या बड़े बड़े साहब दान दाता लोग हैं कंट्रीब्यूटर्स, वो देते हैं जो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, आर मेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट द इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल मिशन, उस पर्पस के लिए वो लोग काम करते हैं। फंड रेजिंग, यूनिवर्सिटीज एलुमनाई से बड़े बड़े डोनर से साहब फंड को कंट्रीब्यूट करता है, लमसम या प्लान्ड गिविंग प्रोग्राम के थ्रू उसको पैसे को इन्वेस्ट करता है और अकॉर्डिंगली पे आउट वाला कंसेप्ट चलता रहता है। ये हो गया फीचर। एग्जाम्पल हमको याद रखना है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं यार? ये वाले 3 एग्जाम्पल्स, बट याद रखना 3 वाले में IIT बॉम्बे वाले जो हैं ये आपका FPI में नहीं आएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स नहीं आएगा, आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर दिया गया है। चले, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंडोमेंट, द लार्जेस्ट एकेडमिक एंडोमेंट फंड ग्लोबली valued at over $50 billion, support various academics programs research at Harvard. खर्चा होगा तो आपको सपोर्ट करने के लिए। सेकंड, येल यूनिवर्सिटी एंडोमेंट, ये भी यूएसए का ही है, बराबर है। नोन फॉर इज इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, येल एंडोमेंट फोकसेस ऑन डाइवर्सिफाइड एसेट क्लासेस लाइक वेंचर कैपिटल हेज फंड। और IIT बॉम्बे वाला हमारा वाला, the first large scale university endowment fund in India to support the research and innovation. Understanding their role, both pension fund, चाहे आपका पेंशन हुआ चाहे यू हुआ, हम याद करें PU, have specific mandates and objectives. काम क्या है इनका? Long term. Pension fund focuses on providing retirement security to contributors which require stable and conservative investment. इनको सब बहुत ज्यादा खतरनाक रिटर्न नहीं चाहिए,
तो ये क्या करते हैं साहब, वो एसेट क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं, से फॉर एग्जांपल डेट सिक्योरिटीज, वो भी गवर्नमेंट वाली, जिसमें इनको कुछ परसेंटेज, आधा परसेंट, 1% ज्यादा मिल जाए तो इनका काम हो गया, पैसा लमसम है यार। यूनिवर्सिटी फंड aims to preserve and grow the principal while providing support for academic and research goals, leading to a more aggressive and diversified investment strategy. आगे, why they are categorized as an institutional investor, क्योंकि साहब इनका होराइजन लंबा है, एक्टिव एंगेजमेंट वगैरह है। तो यार हमारे पास सेकंड पॉइंट हुआ एफपीआई कैटेगरी फर्स्ट में सब, जिसको हमने बोला पीयू। पी स्टैंड्स फॉर पेंशन फंड और यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी फंड, जिसको हम एंडोमेंट फंड भी बोलते हैं, बराबर है। चल, तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ हमारा, पीयू। तो हमने कैटेगरी 1 एफपीआई में फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, सेकंड पॉइंट में हुआ पीयू। अब थर्ड पॉइंट में आएगा एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटीज, राइट। थर्ड पॉइंट में क्या आएगा यार, एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटीज का जिक्र आने वाला है। ध्यान से देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटी सच एज इंश्योरेंस कंपनी को भी हमने कैटेगरी 1 एफपीआई में डाल दिया, री इंश्योरेंस कंपनी को भी हमने यहां डाल दिया। अब व्हाट इज इंश्योरेंस, व्हाट इज री इंश्योरेंस, मैं गया कोई इंश्योरेंस कंपनी के पास, मैंने बोला भाई साहब मुझे 300 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराना है किसी पर्टिकुलर कंपनी के पास। अच्छा, वो कंपनी की इतनी दम नहीं है, तो उसने क्या करा, उसने मेरा इंश्योरेंस कर दिया और उसने अपना इंश्योरेंस कराया किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के पास में, किसी बड़ी एंटिटी के पास में, जो ये दूसरा वाला इंश्योरेंस उसने कराया है, दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। अरे भाई, एक है वर्ड इंश्योरेंस और एक है वर्ड री इंश्योरेंस एंटिटीज। बैंक्स को भी हमने कैटेगरी 1 एफपीआई में थर्ड कैटेगरी में, मतलब कैटेगरी 1 में सब कैटेगरी थर्ड में डाल दिया। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हमने यहाँ पर करा है इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ब्रोकर डीलर्स, स्वैप डीलर्स। अब ये हमको पता, सब पता, स्वैप डीलर्स मतलब जो करेंसी एक्सचेंज वाला काम करते हैं। अरे भाई, से फॉर एग्जांपल मुझे आउटसाइड इंडिया से पैसा चाहिए लोन के फॉर्म में, और बाहर वाले को इंडिया से पैसा चाहिए उसको, तो हमने क्या करा साहब, अब क्योंकि मैं बाहर से लूंगा तो मुझे एक रिस्क हमेशा रहेगी, किसकी, करेंसी की। करेंसी में चेंज हो गया प्लस माइनस, भाई आज डॉलर 88 रुपीज है, कल के दिन 90 रुपए हो गया, तो मेरा अननेसेसरी लोन अमाउंट बढ़ गया। और किसी का इंडिया में है तो वहां भी करेंसी फ्लक्चुएशन की बहुत डर है, तो हम क्या कर लेते हैं साहब, कॉन्ट्रैक्ट को स्वैप कर लेते हैं कि भाई देख, अपन एक काम करते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, स्वैप एग्रीमेंट, और अकॉर्डिंगली हम वहां पर ये काम करते हैं, इसको बोलते हैं स्वैप डीलर्स। चले थर्ड पॉइंट को डिटेल में पढ़ते हैं कि कंसेप्ट क्या है। चलो ये आ गया, एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटीज में क्या क्या आ गया वो हम बात करेंगे। चलो लेट्स एक्सप्लोर, ये हम करते हैं एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटीज में बहुत सारी तरह की एंटिटीज हैं। अब इन्होंने कवर करा है किसको यार, इंश्योरेंस री इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी मतलब प्रोवाइड कवरेज टू पॉलिसी होल्डर सच अगेंस्ट वेरियस रिस्क। एग्जाम्पल, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ का करते हैं। सामने वाले को क्या मिलता है यार, प्रीमियम। री इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड इंश्योरेंस टू द इंश्योरेंस कंपनी, राइट। 300 करोड़ का मैंने एक पर्टिकुलर के पास में, मेरा कोई कंसाइनमेंट आ रहा है बाहर से, तो मैंने उसका कराया साहब इंश्योरेंस। अब वो सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी अपनी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, वो क्या कराएगी, किसी बड़ी दूसरी इंश्योरेंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे यार, री इंश्योरेंस। ध्यान से, themselves helping them manage risk and protect against the large losses. एग्जाम्पल, सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी स्टेट फार्म यूएसए की है, प्रोवाइड्स फॉर ऑटो, होम, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। री इंश्योरेंस कंपनी म्यूनिच रे इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट री इंश्योरर
हेल्पिंग अदर इंश्योरर मैनेज रिस्क। बिजनेस अलग अलग तरीके का है साहब, राइट। तो स्टेट फार्म एक सिंपल इंश्योरेंस कंपनी है और म्यूनिच रे ये क्या है आपका री इंश्योरेंस कंपनी है। एग्जाम्पल याद रखें। आगे फिर और क्या शामिल करा गया है डेफिनेशन में, और शामिल करा गया है बैंक्स की बात। तो बैंक्स में कौन कौन आएंगे यार, से फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक में हम जेपी मॉर्गन की बात करें, जेपी मॉर्गन चेज यूएसए का प्रोवाइड्स अ फुल रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू द कंज्यूमर एंड बिजनेसेस, राइट। जेपी मॉर्गन हो गया आपका बैंक में। इन्वेस्टमेंट बैंक्स गोल्डमैन की बात करें, स्पेशलाइज इन अंडरराइटिंग, मर्जर्स एक्विजिशन एंड एसेट मैनेजमेंट, ये काम है इनका। ये हो गया आपका बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और क्या है डेफिनेशन में, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, एडवाइजर्स एंड डेफिनेशन। AMC manages investment portfolio on behalf of client including individual and institution। AMC का काम है कि भैया इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो मैनेज करने का, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी मैनेज करने का। इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मैनेज पोर्टफोलियोज टू अचीव स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स। Investment advisors provide advice on the investment strategy and may manage client portfolio. Key function: portfolio management. AMC and managers create, manage diversified investment portfolio tailored to client risk। आपको कितनी रिस्क उठाना है, आपका गोल क्या है, उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो डिजाइन होता है। रिसर्च एंड एनालिसिस होता है जम के। क्लाइंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्रोवाइड, आपके लिए पर्सनलाइज प्लान बनाएंगे, डिपेंड करता कितना फंड है। अब एएमसी का एग्जाम्पल क्या है यार, सबसे बड़ा नाम क्या चलता है भाई, ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजर ग्लोबली, ओवरसीइंग ट्रिलियंस इन एसेट्स। खूब पैसा है साहब इनके पास, मैनेज करते हैं जो। इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की बात करें तो फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन। और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की बात करें तो चार्ल्स ऑफर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज एंड ब्रोकर अकाउंट्स। तो अलग अलग आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम में लिख कर आए सब, 100% मजा आने वाला है। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी है यार, इंश्योरेंस हमने क्या क्या बात करी है, थर्ड कैटेगरी ऑफ एफपीआई में सब कैटेगरी। यहाँ पर हमने देखा यार अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटीज की बात की, राइट। एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटीज की बात की है। किस किस को शामिल करा है, बहुत सारी तरह की एंटिटीज को शामिल किया गया है थर्ड वाले पॉइंट में। अब हम अपना पॉइंट ए लिखें, ABCD लिखते हैं, राइट। एक हमने शामिल किया है यार, एक काम करते हैं ना, इसको इस तरीके से लिखते हैं ए। इसमें हमने शामिल किया है दो को, एक है इंश्योरेंस कंपनी को और एक है री इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी ये पॉलिसी देती है किसको, पॉलिसी होल्डर को, पॉलिसी टू अगेंस्ट वेरियस रिस्क। इसका काम ये रहा। और री इंश्योरेंस क्या करती है, री इंश्योरेंस इसको हेल्प करती है, प्रोवाइड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस कंपनी। बराबर है, अरे यही बात करी थी ना यार, अगेंस्ट, ताकि इनकी रिस्क कम हो जाए। एग्जाम्पल क्या देखा था हमने, यूएसए का स्टेट फार्म, ये था। यहां पर एग्जाम्पल क्या देखा था हमने,
म्यूनिच रे, राइट। चल, फिर हमने बी कैटेगरी में आए थे यार, तो हमने क्या लिखा था वहां पर? बी कैटेगरी में हमने बात की थी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। अब बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमने क्या क्या बात की थी यार? बैंक्स में हमने क्या देखा था एग्जाम्पल? से फॉर एग्जाम्पल जेपी मॉर्गन, जेपी मॉर्गन चेस की बात की थी, यूएसए का। और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या हमने इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात, बेसिकली अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात में हमने बात की थी साहब गोल्डमैन की, गोल्डमैन सैक्स। चल, ये अपने यहां बात की थी बी। फिर गए अपन सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे क्या बात करी थी अपन ने? एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। एक काम करें, इसको इस तरीके से ड्रॉ करें हम, यहां पर लिखें सी पॉइंट। अब सी पॉइंट में हमने बात करी थी साहब कितने तरह की? 3 तरह की। तीन तरीके में सबसे पहले अपन ने बात करी थी साहब एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, जिसको हम बोलते हैं प्यार से एएमसी। अब ये क्या करता है? ये मैनेज करता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, मैनेज करता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। इनका यही काम है, बराबर। ये हो गया। पहले हम सबके नाम लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, राइट। तो एक हो गया हमारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, करेक्ट। दूसरा है इन्वेस्टमेंट मैनेजर, और तीसरा था हमारा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको पता चल गया क्या करता है साहब? ये क्या करेगा? ये आपके स्पेसिफिक गोल जो होगा, मैनेजर क्या करता है साहब? आपका जो स्पेसिफिक गोल है वो आप गोल बता दीजिए क्या है, उसके हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बना, एक मिनट, हम स्ट्रेटेजी बनाकर और अकॉर्डिंगली आपका इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, राइट। आपका जो भी स्पेसिफिक गोल है उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनता है कि कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ये क्या बनाते हैं साहब? स्ट्रेटेजी और आपके क्लाइंट पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, राइट। इनका ये काम है। अब फॉर एग्जांपल साहब एएमसी की बात करें तो बाहर की किसी एएमसी का एग्जांपल ब्लैक रॉक, सबसे बढ़िया नाम, बहुत बड़ा नाम है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की बात करें तो फिडेलिटी वाले हैं हमारे, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट। एडवाइजर्स की बात करें तो चार्ल्स है, बराबर है। चल, तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट जो अपन ने बात करी है। और फिर यहाँ पर आएगा आपके पास में फोर्थ पॉइंट किसका है यार? पोर्टफोलियो मैनेजर्स एंड ब्रोकर डीलर्स। Portfolio management are financial professionals responsible for making investment decisions, managing client portfolio. Broker dealers are firms, individuals, ये important है, that buy and sell securities on behalf of the client. इनका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ buy और sell को execute करना, और of client that is broker, or for their own account that is called dealer. Portfolio manager में कौन है साहब? Vanguard has a portfolio manager
who oversees a variety of index fund and mutual fund for investors. वैनगार्ड ये काम करता है. ब्रोकर डीलर्स में सब ई ट्रेड, ऑनलाइन ब्रोकर डीलर that offers trading services, investment options to retail and individual institutional investors की बात है, राइट. चले, तो ये हमारे पास एक फोर्थ पॉइंट हो गया. और फोर्थ पॉइंट में हमारे पास हो गए कितने पॉइंट यार? 2 पॉइंट. एक तो हो गया भाई पोर्टफोलियो मैनेजर. पोर्टफोलियो मैनेजर आपको पता है क्या होता है. और एक हो गया आपका ब्रोकर डीलर, जो आपको कोई एडवाइस नहीं देगा, सिर्फ आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट कराएगा. चले, तो पोर्टफोलियो मैनेजर, ये पोर्टफोलियो मैनेजर, एक मिनट यार डिस्टर्ब. तो डी वाले पॉइंट में क्या है हमारे पास? डी वाले पॉइंट में दो हैं. एक है आपका पोर्टफोलियो मैनेजर, और एक है ब्रोकर डीलर. पोर्टफोलियो मैनेजर जो पोर्टफोलियो मैनेज करता है, ब्रोकर डीलर जो आपको बाय सेल वाला काम करता है. वैनगार्ड ये देता है, और ई ट्रेड. चलो, तो कुल मिलाकर साहब ये क्या था आपका? ये था आपका एफपीआई में जो कैटेगरी 1 है. कैटेगरी 1 में जो टोटल हमारे पास 5 तरीके के हैं, उसमें से ये थर्ड वाला कौन है आपका? एप्रोप्रिएटेड रेगुलेटेड एंटिटी. और यहाँ पर 4 तरीके की इन्होंने बात करी है. तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कॉन्सेप्ट क्या है. चलो, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट जो हमने बात करी है. अब हम आगे चलते हैं. फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है यार? यहाँ पर फिर से अपना डेफिनेशन की तरफ चलें. डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? तो हमने ये थर्ड पॉइंट तक, यहाँ तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है. फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? एंटिटीज फ्रॉम FATF मेंबर कंट्रीज. मतलब हम कुछ कुछ एंटिटीज की बात करेंगे जो FATF की मेंबर कंट्री हैं. अब ये क्या होता है यार? मनी लॉन्ड्रिंग वाले काम को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पॉलिसी डिजाइन करने के लिए अलग अलग कंट्रीज ने एक अथॉरिटी बनाई है, एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, दैट इज कॉल्ड FATF. मैं इंडिया उसका पार्ट बन गया, रशिया उसका पार्ट बन गया, अमेरिका उसका पार्ट बन गया, जापान उसका पार्ट बन गया, चाइना उसका पार्ट बन गया. तो इनको हम क्या बोलेंगे? सबको मेंबर कंट्रीज. कि भाई सबने अपने यहाँ, अब मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है? सब यहाँ का पैसा वहां जा रहा है, वहां का पैसा यहाँ आ रहा है जुगाड़ करके. तो यार अब इन्होंने आपस में कोऑपरेट करने की बात कर दी कि एक काम करो यार, तुम अपने यहाँ रूल्स बनाओ, हम अपने यहाँ रूल्स बनाएंगे. सब आप अपने यहाँ टाइट रूल्स बनाओ यार, इसको रोकने के लिए हम भी बनाएंगे. और जो अपने यहाँ ट्रांजेक्शन होते हैं, अगर कल के दिन कोई ट्रांजेक्शन हुआ भी, तो हम इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में, सो दैट कार्रवाई हो पाए. FATF मेंबर कंट्री उनको बोलते हैं. FATF इज अ ऑर्गेनाइजेशन, और फ्रॉम एनी कंट्री अप्लाइड स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो लॉ ने बोला कुछ कुछ एंटिटीज जो यहाँ पर मेंबर कंट्रीज के यहाँ से आती हैं, से फॉर एग्जांपल जापान हुआ, या फिर ऐसी कोई कंट्री जो FATF में तो नहीं आई है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बोल दिया है किसी ऑर्डर के तहत, या फिर एग्रीमेंट हुआ है उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ में, या ट्रीटी हुई है विद अदर सोवरेन गवर्नमेंट के साथ में. बराबर है. दो बातें. कुछ कुछ एंटिटीज कहाँ से आ रही हैं यार? जो FATF में मेंबर कंट्रीज हैं, वो एंटिटीज को हमने कैटेगरी 1 FPI में बोल दिया. या सिर्फ फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के साथ गवर्नमेंट का एग्रीमेंट नहीं है, अब क्या होगा? तो लॉ ने बोला यार इस वाले केस में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट करा है, कोई ऑर्डर दिया है, या कोई ट्रीटी है. ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट, समझौता आपस में जो लीगली होता है. ट्रीटी विद अदर सोवरेन गवर्नमेंट विच आर appropriately regulated funds, एक पॉइंट.
राइट। अनरेगुलेटेड फंड हुज इन्वेस्टमेंट मैनेजर, अब इंपॉर्टेंट चीज है, एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड फंड वाली एंटिटीज यहां पर आएंगी, उनको हमने कैटेगरी 1 एफपीआई में डाल दिया। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा काम का है, आप कौन सा वाला फंड हो, आप अनरेगुलेटेड फंड हो, कौन सा वाला फंड हो, आपके अगेंस्ट में कोई रेगुलेशन नहीं लगता, बट अब इंपॉर्टेंट है, अनरेगुलेटेड फंड हो बट आपका जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, जो आपके फंड को पूरा मैनेज करता है, वो बंदा इज एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड और वो बंदा रजिस्टर्ड है एज अ कैटेगरी 1 एफपीआई। बहुत ध्यान से, कोई इन्वेस्टमेंट मैनेजर, आपका जो फंड है वो फंड तो अनरेगुलेटेड है, उस पर किसी का कोई नियम नहीं चलता, बट उस फंड को जो मैनेज करता है, हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मैनेजर की, तो लॉ ने बोला इसको कोई रेगुलेट करता है और ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर कैटेगरी 1 एफपीआई में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हाउएवर द इन्वेस्टमेंट मैनेजर अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल एक्ट्स ऑफ कमीशन और ओमिशन ऑफ सच अनरेगुलेटेड फंड। ये तो हुआ हमारा बी वाला पॉइंट है, वो अपन ने बात करी है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, यूनिवर्सिटी रिलेटेड एंडोमेंट ऑफ सच यूनिवर्सिटीज दैट हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 5 years। और तीसरा वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई यूनिवर्सिटी वाले एंडोमेंट फंड है, वो सच यूनिवर्सिटीज जो एग्जिस्टेंस है कम से कम कितने साल की, 5 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी भी हम बात कर रहे हैं कि भाई आपको हमने कैटेगरी 1 एफपीआई में डाल दिया है आपका नाम, राइट। तो हमारे पास ये पॉइंट नंबर 4 जो है, राइट, पॉइंट नंबर 4 में हमने एफएटीएफ मेंबर कंट्रीज की बात की है। चले देखे जगह कहाँ है हमारे पास और अकॉर्डिंगली फिर अपन चलते हैं। चल, ये हो गया था हमारा, ये पूरा हो गया था, यहां तक हमने इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस कंपनी की बात कर ली थी। अब बहुत ध्यान से, अब ये वाला पॉइंट जो है ये है आपका कैटेगरी 1 में, कैटेगरी फर्स्ट में जो हमारे पास 5 तरीके के कैटेगरी 1 में आते हैं, उसमें हम बात करेंगे यार 4th वाले की, उसमें हम बात करेंगे 4th वाले की, राइट, उसमें हम बात करेंगे सब 4th वाले की। अब यहां पर क्या बोल रहा है यार, अब एफएटीएफ का जिक्र है, बहुत ध्यान से आराम से, एंटिटीज फ्रॉम एफएटीएफ मेंबर कंट्रीज, पहले यहां पर पढ़ लें फिर आगे चले। ये हमने बात करी, एक हमने बात करी रेगुलेटेड फंड की, एक हमने बात करी भाई आप तो अनरेगुलेटेड हो बट आपका जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो बंदा कैटेगरी 1 एफपीआई में रजिस्टर्ड है, या ऐसे यूनिवर्सिटी एंडोमेंट फंड जो कम से कम 5 साल पुराने हैं, उनकी बात करी है। लाउंज में देखते हैं वन बाय वन। अब ये एंटिटीज फ्रॉम एफएटीएफ मेंबर कंट्रीज एंड देयर 3 टाइप्स ऑफ फंड, दे इंक्लूड रेगुलेटेड फंड, अनरेगुलेटेड फंड और यूनिवर्सिटी एंडोमेंट फंड। चल, अब एफएटीएफ क्या है, एफएटीएफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये भारत की ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ना, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैब्लिश कब हुआ यार, 1989 में। कब स्टैब्लिश हुआ है, 1989 में। इनका काम क्या है, आपको डेवलप करना है पॉलिसीज ताकि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, टेरर फाइनेंसिंग वगैरह को रिड्यूस किया जाए, खत्म किया जाए जड़ से। The organization currently has 39 members, including major financial centers like USA, UK, Japan, India। बहुत सारी मेंबर कंट्रीज हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की 39 कंट्रीज हैं जो FATF की मेंबर कंट्रीज हैं, राइट। वाई आर FATF मेंबर कंट्रीज इंपॉर्टेंट, भाई बहुत जरूरी है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, आपस में इसको खत्म करना है, राइट। आपके यहाँ कोई इन्फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल आपने हवाला करा कहीं यूएसए में, यूके में, तो भाई जो हवाला किया है तो एक बंदा यूएसए का होगा, एक बंदा इंडिया का होगा। कल के दिन वो ट्रंप साहब ने पकड़ लिया तो लॉ ने बोला वो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे इंडियन गवर्नमेंट से, तो इसके लिए आपको मेंबर कंट्री होना जरूरी है, आपकी दायित्व है आपको इन्फॉर्मेशन देने का। कौन कौन सी एंटिटीज को अलाउड करा है फ्रॉम एफएटीएफ मेंबर कंट्री,
एंटिटीज फ्रॉम FATF मेंबर कंट्रीज और कंट्री स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, एक तो ये क्या है भाई, FATF मेंबर कंट्री को तो डायरेक्टली अलाउड है। दूसरा, या फिर आपकी कंट्री FATF में 39 मेंबर कंट्रीज में नहीं आती, आप कोई दूसरी हो, बट गवर्नमेंट ने किसी ट्रीटी के थ्रू एग्रीमेंट किया है उनके साथ, या कोई अलग से ऑर्डर वगैरह दिया है, तो भी आप कैटेगरी 1 FPI बोलेंगे ध्यान से। तो पहला क्या है यार, रेगुलेटेड फंड। Regulated fund are fund that operate under the jurisdiction of a recognized regulatory authority. किसी ना किसी लॉ को आप फॉलो करते हैं। These funds are subject to strict rules and guidelines concerning investment strategy, investor protection, transparency and financial reporting. और अगर लॉ को फॉलो करते हैं तो वो लॉ आपसे हर चीज का डिस्क्लोजर चाहता है। फीचर्स, regulated by the competent authority, right? For example, हमारे इंडिया में सेबी है, हमारे इंडिया में क्या है, सेबी। अमेरिका में है सैक, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। यूके में है FCA, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, राइट। हमारे इंडिया में क्या है साहब, सेबी। स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, दे मस्ट कंप्लाई विद द रेगुलेशन। भाई वैसे भी सेबी के भी आपको पता है किस तरीके से टफ रेगुलेशन है, वैसे ही बाहर के भी होते हैं। लोअर रिस्क परसेप्शन ड्यू टू द हाई रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, सब बहुत ना के बराबर है कि भाई आपको कुछ रिस्क हो सकती है, बट फिर भी रिस्क तो होती है। एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड की बात करें, वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड इज रेगुलेटेड बाय सैक, हमने बात की थी ना वैनगार्ड की। पेंशन फंड, कनाडा पेंशन फंड CPPIB इज रेगुलेटेड बाय द कैनेडियन पेंशन अथॉरिटीज। और इंश्योरेंस फंड, AXA इंश्योरेंस फंड इन फ्रांस, एक्सा इंश्योरेंस फंड इन फ्रांस, रेगुलेटेड बाय EU बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ECB, राइट। तो ये अलग अलग आपको रेगुलेटेड एंटिटीज कहेंगे इन सबको, राइट। इनको हम क्या कहेंगे यार, रेगुलेटेड एंटिटीज। सिग्निफिकेंस अब इंपॉर्टेंट है अनरेगुलेटेड वाली। Unregulated funds are funds that are not directly regulated by any relevant financial authority. आपको कोई डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, आप बिंदास घूम रहे हो। However, these fund can still invest in Indian securities under category 1 FPI status। कब करोगे, अगर आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजर कैटेगरी 1 में रजिस्टर्ड है FPI में। की पॉइंट, फंड इटसेल्फ इज अनरजिस्टर्ड, फंड क्या है, अपने आप में अनरजिस्टर्ड है, बट आपको रेगुलेट करता है कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो कैटेगरी 1 में भारत में रजिस्टर्ड है FPI में। इन्वेस्टमेंट मैनेजर की पूरी जिम्मेदारी की चिंता नहीं करो सर, आप टेंशन मत पालो, सारे के सारे रूल्स जो मुझ पे लगते हैं मैं वही सब फॉलो कराऊंगा इस सर पे। सपोज एग्जाम्पल है ये कोई, राइट, ये एक्चुअल में नहीं है। सपोज ABC फंड इज अ ऑफशोर हेज फंड बेस्ड इन द Cayman Island, which is a typically unregulated, right? If the fund investment manager is XYZ investment manager, UK वाला आपको बोलता है कि सर चिंता मत करो, मैं मैनेज कर रहा हूं जो यहाँ पर है कैटेगरी 1 एज FPI, द फंड क्वालिफाइज फॉर कैटेगरी 1, तो फिर इस वाले फंड को जो अनरेगुलेटेड नेचर का है, इस फंड को भी हमने बोला है कि आपको हम FPI बोल देंगे। आगे यूनिवर्सिटी एंडोमेंट are investment fund established or managed by educational institution. These fund consist of donations, gift are used to support academics program, research, scholarship, long term institutional goal. अच्छा, कम से कम कितने साल का होना चाहिए, 5 साल पुराना। द यूनिवर्सिटी शुड हैव बीन एग्जिस्टेंस फॉर मिनिमम 5 years, 5 साल का आपका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले भी बात करी थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंडोमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंडोमेंट यूके की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंडोमेंट, ये सबको हमने क्या बोला है, यूनिवर्सिटी फंड, राइट। तो हमारे पास कुल मिलाकर ये वाला कॉन्सेप्ट है किसमें, FATF में, जो हमने बात करी है। चले, तो पॉइंट नंबर 4 जो बोलता है, पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है कि भाई हमने बात करी है यहां पर एंटिटीज फ्रॉम
FATF मेंबर कंट्री, बराबर, और गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर इशू हुआ है, कोई एग्रीमेंट है, या फिर कोई टीटी है किसी कंट्री के साथ में, तो इनको भी हमने FPI में बोल दिया है, ठीक है, कैटेगरी 1 में। अब यहां पर आपको 3 तरह की बात है। एक है यार आपको रेगुलेटेड फंड की बात, एक काय की बात है आपको रेगुलेटेड फंड। बी पॉइंट में है अनरेगुलेटेड फंड। राइट, कैटेगरी 1 FPI वाले में एक है आपका रेगुलेटेड फंड, एक है अनरेगुलेटेड फंड, और सी वाला है सब यूनिवर्सिटी एंडोमेंट। अरे बराबर है क्या? चले, अब इंपॉर्टेंट चीज, रेगुलेटेड फंड वाला क्या बोल रहा है, आपको कोई रेलिवेंट अथॉरिटी वो रेगुलेट करती है। रेगुलेटेड फंड वाले में रेलिवेंट अथॉरिटी से फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूचुअल फंड वाले हो, बराबर है, से फॉर एग्जांपल वैनगार्ड हमने बात करी थी, राइट, वैनगार्ड वाले हो तो आपको कंट्रोल कौन करेगा यार, सैक, यूएसए का, करेक्ट। पेंशन फंड वाले हो, हमने बात की थी कैनेडियन की, कैनेडिया वाला वो था, या फिर इंश्योरेंस वाले हो, AXA वाला, बराबर है। तो आपको रेगुलेट यहां पर ये करने वाले हैं। दूसरा कौन सा है यार, अनरेगुलेटेड फंड, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अनरेगुलेटेड फंड में लॉ ने बोला आप तो अनरेगुलेटेड हो, नॉट कंट्रोल्ड डायरेक्टली थ्रू एनी रेगुलेशन। आप कोई डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होते हो, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट आपका जो कौन है यार, बराबर है, बट आपका जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, बट आपका जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है इज appropriately regulated, important point, और वो रजिस्टर्ड है इंडिया में एज अ FPI, बराबर है। तो लॉ ने बोला सब अच्छा, यहाँ पर हमने XY कोई एक्चुअल में एग्जाम्पल नहीं है, केमेन लैंग्वेज केमेन कंट्री से आ रहा है वो, ठीक है, यहाँ पर है, बट कम से कम कितना पुराना होना चाहिए, ओल्ड, 5 साल का। फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी थी हार्वर्ड वाले, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंडोमेंट, USA वाले हो गए, या फिर UK वाले हो गए, या फिर स्टैनफोर्ड वाले हो गए। अरे यही देखा था ना सारा का सारा हमने। चलो
तो ये क्या था हमारा यार पूरा का पूरा, ये था हमारा कैटेगरी 1 एफपीआई में 5 पॉइंट जो हैं उसमें से फोर्थ वाली कैटेगरी की बात हमने कर ली है। ठीक है, यहां तक खत्म। अब लास्ट पॉइंट जो है वो बात करेगा किसकी यार, लास्ट पॉइंट बात करेगा स्पेसिफिक एंटिटीज की। लास्ट पॉइंट काय की बात करेगा, स्पेसिफिक एंटिटीज की। बहुत ध्यान से हमने ये चौथा पॉइंट भी कंप्लीट अपना कर लिया है। अब पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, पढ़ ले पहले यहां से। एनी एंटिटी, ए पॉइंट, हुज इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज फ्रॉम एफएटीएफ मेंबर कंट्री, ऐसी कोई एंटिटी है जिसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर एफएटीएफ मेंबर कंट्री को बिलोंग करता है, एंड सच इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज रिप्रेजेंटेड एज अ कैटेगरी 1 एफपीआई। मतलब एक तो वो मेंबर कंट्री यूएसए का है, बराबर है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो ये काम कर रहा है, और वो इंडिया में भी रजिस्टर्ड है कैटेगरी 1 में, वो आएगा। और बी, विच एटलीस्ट 75% ओन्ड directly indirectly by another entity eligible under sub clause 2, 3, 4 of clause A of this regulation, and such entity eligible entities from FATF member country। अच्छा, ये मतलब ये कौन से वाले क्लॉज की बात कर रहा है यार, ये पेंशन फंड अप्रोप्रिएटली इसका इनकी बात कर रहा है वो, और वो मेंबर कंट्री का होना चाहिए। हाउएवर such investment manager or eligible entity undertakes the responsibility of all acts of commission omission of the applicant seeking registration under this sub clause, right। अब ये पांचवा वाला पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबको शामिल कर दिया है घुमा फिरा के। चले, ये हमने एफएटीएफ मेंबर कंट्री की बात कर ली है। अब यहां पर क्या बोल रहा है वो, स्पेसिफिक एंटिटी स्ट्रक्चर की बात है, बहुत ध्यान से। Entities whose investment manager is from FATF member country is registered as a category 1 FPI. Entities that are 75% owned by other eligible category 1 FATF member country और जिसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर या पेरेंट जो है आपका वो मैनेजर है, वो पेरेंट एंटिटी जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करता है। बहुत ध्यान से अब लाउंज में देखते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। The specific entity structure classification under the FPI framework allows certain entities to qualify as a FPI based on the specific ownership या मैनेजमेंट क्राइटेरिया के बेस पर। दो क्राइटेरिया है। पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, entities whose investment manager is from a FATF member country and is, दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होना चाहिए। एक तो आप यूएसए के हैं प्लस आप कैटेगरी 1 में रजिस्टर्ड है इन्वेस्टमेंट मैनेजर, उन एंटिटी की बात कर रहा है वो। दिस कैटेगरी रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट एंटिटी हुज इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज हैंडल्ड बाय फर्म लोकेटेड इन द एफएटीएफ मेंबर कंट्री। दिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर कैटेगरी 1 में रजिस्टर्ड होना चाहिए। दिस स्ट्रक्चर अलाउज द एंटिटीज टू लेवरेज द रेगुलेटेड ओवरसाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन द इंडियन फाइनेंशियल। ध्यान से, अब फीचर्स क्या है, लोकेशन जरूरी है आपकी, लोकेशन कहाँ की होना चाहिए, जापान की। इंडिया में क्या होना चाहिए आपका, रजिस्ट्रेशन, और जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है उस भाई की पूरी जिम्मेदारी है, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जांपल, जीजीएफ एंटिटी ग्लोबल ग्रोथ फंड, इन्वेस्टमेंट मैनेजर XYZ कैपिटल लोकेटेड इन यूएसए, वो कंट्रोल कर रहा है इनको। दूसरा पॉइंट, एंटिटीज दैट आर 75% ओन्ड बाय अदर एलिजिबल कैटेगरी 1 एंटिटीज फ्रॉम FATF मेंबर कंट्री, राइट। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कम से कम 75% आपके एंटिटी की दूसरी कोई कैटेगरी 1 एफपीआई होल्ड करते हो, प्लस आप एफएटीएफ कंट्री से हो। मेजॉरिटी ओनरशिप कितनी, द एंटिटी मस्ट बी एटलीस्ट 75% ओन्ड बाय वन और मोर ऑफ द कैटेगरी 1 एफपीआई, पहली कंडीशन। दूसरी क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर की या पेरेंट एंटिटी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी इसकी कंप्लायंस एक्शंस की। एग्जाम्पल, entity emerging market investment trust EMIT, parent entity
Wealth Management Group WMG as a Category 1 FBI based in the UK. Scenario: EMIT is a newly formed investment vehicle that is 80% owned by WMG Wealth Management Group because WMG is a registered Category 1 FPI from a FATF member country और EMIT qualify है for Category FPI registration as well. तो ये पेरेंट एंटिटी क्या हो गई? WMG वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप और EMIT क्या है आपका? ये है वो एंटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट? तो यहां तक हमारा क्या है ओवरऑल यार? ये हमारा कॉन्सेप्ट है कैटेगरी 1 FPI का, राइट? तो जो पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर कौन सा है? कैटेगरी 1 कैटेगरी फर्स्ट FPI का कितने पॉइंट है टोटल? 5। तो यहां पर जो 5वां पॉइंट है वो दो चीजों की बात कर रहा है। कितनी बात कर रहा है वो? दो चीजों की बात कर रहा है। दो चीजों में बात कर रहा है वो भाई, पहला कि जो एंटिटीज हैं जिसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर दो चीजें हैं यहां पर। जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर की लोकेशन है, लोकेटेड कहाँ का होना चाहिए बंदा? FATF मेंबर कंट्री का, प्लस मेंबर कंट्री का होना चाहिए और इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए FPI कैटेगरी 1 के तहत। राइट, चल दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है यार? दूसरा पॉइंट थोड़ा अलग है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है ऐसी एंटिटी जिस एंटिटी की 75% ओन्ड करता है, हम उस एंटिटी को FPI कैटेगरी 1 की बात कर रहे हैं जिस एंटिटी की 75% ओन्ड करता है बाय अदर एलिजिबल कैटेगरी 1 एंटिटीज फ्रॉम FATF मेंबर कंट्री। ये समझ में आया? राइट, फ्रॉम FATF मेंबर कंट्री। चले राइट, चले तो ये हमारे पास हो गया ओवरऑल। ये पूरा का पूरा आपका डिस्कशन कहां से कहां तक है यार? FPI में दो कैटेगरी हैं जिसमें पहले कैटेगरी 1 में 5 तरह की अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस को कवर किया गया है, एंटिटीज को कवर किया गया है। वो कैटेगरी 1 FPI हमारा कंप्लीट होता है और कैटेगरी 2 में जो हमको नेक्स्ट डिस्कशन करना है उसमें 8 तरीके की अलग अलग एंटिटीज को कवर किया गया है हु आर क्वालिफाइड टू बी FPI एज पर द सेबी रेगुलेशन FPI के हमारे भारत के, राइट? चल मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बड़े प्यार से पढ़ ले सब, फिर हम कल इसका रिवीजन भी करेंगे।